दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के सबसे विवादित नेता के बारे में। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का नाम शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन इस अकेले आदमी ने दुनिया की राजनीति में अपना एक अलग मुकाम बनाया है और पूरी दुनिया में अपनी नीतियां स्थापित करने वाला शायद ही कोई और नेता आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अमेरिका के ये पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर 27 मई 2023 को 100 बरस के हो चुके हैं। दरअसल हेनरी किसिंजर हिटलर के चंगुल से भागकर अमेरिका गए थे, जहां इन्हें बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रखा गया। किसिंजर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से लेकर विदेश मंत्री तक रहे। अपने पूरे कार्यकाल में इन्होंने विभिन्न देशों के तानाशाहों को समर्थन भी दिया था और कई देशों में सरकारें गिराने का काम भी इनके द्वारा किया गया। किसिंजर ने कई ऐसी नीतियां बनाई जिसके कारण लाखों लोगों को मरना पड़ा और इन सब के बावजूद 1973 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया और इसे 20वीं सदी की सबसे विभत्स विडंबनाओं में से गिना जा सकता है। देखिए जिस तरह से हेनरी किसिंजर ने अपनी नीतियां बनाई या अलग अलग देशों पे अपनी नीतियों को स्थापित किया, इस तरह से अगर ये अमेरिका में नहीं होते या फिर ये किसी अन्य देशों में होते तो इन्हें अभी तक युद्ध अपराधी घोषित कर दिया जाता और हो सकता था कि ज्यादातर समय वो अपनी जेल की सलाखों के पीछे गुजारते। मगर अमेरिका ने न केवल उनको विदेश मंत्री या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पद तक रखा, बल्कि नोबेल पीस प्राइज के लिए भी आगे किया। दोस्तों आप सोच सकते हो कि ऐसा कोई आदमी जिसने लाखों लोगों का कत्ल किया हो और उसके बाद वो मानवता पे अपने विचार दे रहा हो, कुछ ऐसा ही है हेनरी किसिंजर का जीवन। दोस्तों आज की वीडियो को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट भाग रहेगा हेनरी किसिंजर के बारे में और दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि क्यों नहीं हेनरी किसिंजर को युद्ध अपराधी घोषित किया गया और लास्ट भाग में हम बात करेंगे कि कैसे किसिंजर की नीतियां दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दी। दोस्तों किसिंजर का जन्म 1923 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और उस समय जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुए नुकसानों से उबरने की कोशिश कर रहा था और उसी समय जर्मनी में एक प्रखर राष्ट्रवाद का भी उदय हो रहा था और जर्मनी में हिटलर जैसा तानाशाह सत्ता में आ रहा था। देखिए हिटलर ने उस समय जर्मनी की दुर्दशा का प्रमुख कारण यहूदियों को माना था और धीरे धीरे जर्मनी के बहुसंख्यक समाज का उसे समर्थन मिलने लगा। इसकी बदौलत हिटलर सत्ता में आ गया। उसके बाद हिटलर ने कथित शुद्ध नस्ल के नाम पर यहूदियों पर काफी अत्याचार किए और किसिंजर का परिवार भी एक यहूदी परिवार था। उस समय बहुत से यहूदी देश छोड़कर अलग अलग देशों में जा रहे थे, इसीलिए 1938 में किसिंजर का परिवार भी जर्मनी को छोड़कर अमेरिका चला आया और इसके 5 साल के बाद 1943 में हेनरी किसिंजर को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो गई और ये वो वक्त था जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुका था, इसलिए हेनरी किसिंजर ने भी युद्ध में हिस्सा लिया। इसके बाद 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तब जर्मनी के कुछ हिस्से पर अमेरिका ने अपनी सरकार चलाई और अमेरिका की सरकार को चलाने में सहयोग दिया हेनरी किसिंजर ने। यहां से निकलने के कुछ समय बाद हेनरी किसिंजर ने मिलिट्री को छोड़ दिया और मिलिट्री को छोड़ने के बाद उन्होंने कॉलेज हार्वर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी करी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने पीएचडी करी और फिर वहीं पढ़ाने लगे। देखिए उस समय हेनरी किसिंजर ने विदेश नीतियों पर बहुत सारी किताबें लिखी और इनकी इसी कला के कारण इनकी चर्चा व्हाइट हाउस तक पहुंची और इसके बाद कई राष्ट्रपतियों की सरकार किसिंजर की विदेश नीतियों के आधार पर चली और धीरे धीरे किसिंजर अमेरिका के अंदर फेमस होने लगे। दोस्तों 1968 में रिचर्ड निक्सन राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। उन्होंने किसिंजर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मुखिया बना दिया। निक्सन और हेनरी किसिंजर की जोड़ी खूब जमी। जब वो दोबारा चुनाव जीतकर आए तो उन्होंने किसिंजर को विदेश मंत्री बना दिया। कुछ समय बाद वाटरगेट स्कैंडल में निक्सन की कुर्सी चली गई। उनकी जगह जेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति बने, मगर किसिंजर अपने पद पर बने रहे। दोस्तों 1976 में जेराल्ड फोर्ड हार गए और उनकी सरकार चली गई और इसी के साथ किसिंजर भी अपने पद से हट गए। दोस्तों किसिंजर सरकारी तंत्र से तो निकल गए, परंतु उसके बाद भी जो सरकारें बनी उन्होंने किसिंजर को अधिकतर एजेंसियों में बहुत अच्छे पद दिए और उनकी सलाहों पर सरकारें बहुत बाद तक चली। इसके अलावा किसिंजर ने 10 से अधिक बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी। हेनरी किसिंजर को नोबेल पीस प्राइज के अलावा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिल चुका है, जो कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दोस्तों किसिंजर के ऊपर वॉर क्राइम्स,
तख्तापलट और नरसंहार के संगीन आरोप लगते हैं। आधिकारिक दस्तावेजों में इनकी पुष्टि भी हो चुकी है। इसके बावजूद हेनरी किसिंजर ने कभी माफी नहीं मांगी और ना ही अमेरिका की सरकार ने न्याय बरतने में कोई दिलचस्पी दिखाई। दोस्तों, हेनरी किसिंजर के बारे में एक और बात मशहूर है कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में पहुंचता है तो हेनरी किसिंजर को जरूर बुलाया जाता है, फिर चाहे वो राष्ट्रपति डेमोक्रेट का हो या फिर रिपब्लिक का हो। दोस्तों, अमेरिका में किसिंजर को लेकर लोगों में हमेशा दो राय रहती है। एक राय में तो ये बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, कठोर फैसले लेने वाले डेमोक्रेट नजर आते हैं और वहीं दूसरी राय में ये युद्ध अपराधी नजर आते हैं और लोगों को लगता है कि लाखों लोगों का हत्यारा कैसे मुस्कुराकर अपने भाषण दे सकता है। हेनरी किसिंजर ने अमेरिका के लिए बहुत सारी सीक्रेट टॉक्स में हिस्सा लिया था और इन सभी सीक्रेट टॉक्स में अमेरिका को डिप्लोमेटिक जीत भी हासिल हुई थी। दोस्तों, अमेरिका और चीन के संबंधों में सुधार के लिए हेनरी किसिंजर ने काफी काम किया था। कई सीक्रेट टॉक्स में हेनरी किसिंजर खुद चीन गए थे और वहां के राष्ट्रपतियों के साथ बातचीत भी की थी। दोस्तों, अक्टूबर 1971 में जब चीन को यूएन में शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया, तब अमेरिका ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और ना ही उसने अपने सहयोगी देशों पर ऐसा करने का दबाव डाला, जबकि इससे पहले तक यूएसए ने यूएन में चीन की एंट्री का विरोध किया था। फरवरी 1972 में निक्सन और किसिंजर चीन गए। वहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। ये दौरा भी सफल साबित हुआ। उनके बीच वन चाइना पॉलिसी और ताइवान जैसे मसलों पर बातचीत हुई। 1979 में अमेरिका ने माओ के चीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। इस पूरी कवायद का श्रेय हेनरी किसिंजर को ही जाता है। चीन के अलावा हेनरी किसिंजर ने 1973 के इजराइल अरब युद्ध को रुकवाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। किसिंजर की एक और उपलब्धि वियतनाम वॉर के लिए भी जोड़ी जाती है। किसिंजर ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनते ही नॉर्थ वियतनाम से बातचीत शुरू कर दी और इसी की बदौलत 1973 में संघर्ष विराम भी हो पाया था और इसी बातचीत के लिए हेनरी किसिंजर को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। परंतु किसिंजर का कराया यह संघर्ष विराम ज्यादा दिन तक नहीं चला और 1975 में दोबारा से संघर्ष शुरू हो गया था। अप्रैल 1975 में नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम की राजधानी साइगोन पर कब्जा कर लिया। अमेरिका को आनन फानन में वियतनाम छोड़कर भागना पड़ा। बाद में पता चला जिस समय किसिंजर शांति समझौते की पहल कर रहे थे, उसी समय वो वियतनाम और कंबोडिया पर बम गिराने का आदेश भी दे रहे थे। दोस्तों, रिचर्ड निक्सन को वियतनाम वॉर विरासत में मिला था। 1955 में शुरू हुआ युद्ध अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका था। शुरुआती सालों में ही उन्हें हार का अंदाजा भी हो चुका था, लेकिन कोई भी राष्ट्रपति इसका दोष अपने सिर पर नहीं लेना चाहता था। सारे राष्ट्रपति इसे दूर से ही टालने की फिराक में थे। निक्सन ने कुर्सी संभालते ही हाथ पैर फेंकना शुरू कर दिया। किसिंजर की सलाह पर ऑपरेशन ब्रेकफास्ट लॉन्च किया गया। दरअसल अमेरिका को लगा कि हो चिन मी ट्रेल को तबाह कर युद्ध जीता जा सकता है। हो चिन मी ट्रेल कंबोडिया तक जाती थी। इसके जरिए नॉर्थ वियतनाम के विद्रोहियों को सप्लाई पहुंचाई जाती थी। 1969 और 1970 के बीच अमेरिका ने कंबोडिया पर लगभग 54 करोड़ किलो बम गिराए। इसमें लगभग 5 लाख आम नागरिक मारे गए और ये किसी नरसंहार से कम नहीं था। देखिए, इसके बाद पेंटागन पेपर्स लीक मामला आया, जिसमें कुछ दस्तावेज मिले जिससे यह पता लगा कि हेनरी किसिंजर और उनकी टीम ने उस दौरान हुई बमबारी को अप्रूव किया था और उन्होंने इसे मीडिया से छिपाकर रखने की साजिश भी रची थी। दोस्तों, इसके साथ ही 1970-71 में वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल याया खान ने चुनाव जीतने वाले नेता मुजीबुर रहमान को सरकार नहीं बनाने दी और जब शेख मुजीब की पार्टी आवामी लीग ने इसका विरोध किया तो इनके खिलाफ जनरल याया ने मिलिट्री उतार दी। वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान पर ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया गया, जिसमें लाखों बंगालियों की हत्या कर दी गई। एक अनुमान के मुताबिक इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 3 लाख बंगालियों की हत्याएं हुई। दोस्तों, उसमें निक्सन और किसिंजर को इस पूरे वाक़े के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी और अपील की गई थी कि इस नरसंहार को रोका जाए, मगर उस समय के राष्ट्रपति निक्सन और हेनरी किसिंजर ने इस अपील को दरकिनार कर दिया। और तो और जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ, तब अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में
अपना नौसैनिक बेड़ा लेकर आ गया। दोस्तों इसके साथ ही हेनरी किसिंजर के ऊपर कई सारे देशों में तख्ता पलट करवाने के आरोप भी लगे हैं। 1970 में चिली में राष्ट्रपति चुनाव हुए। इसमें साल्वादोर अलांदे ने जीत दर्ज की। अलांदे कम्युनिस्ट थे, उनका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। कोल्ड वॉर के दौर में ये पहचान अमेरिका को परेशान करने के लिए काफी थी। CIA ने अलांदे को हटाने के लिए सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। पैसे देकर हड़ताल कराई गई। प्रेस में अलांदे के खिलाफ खबरें छपवाई गई। बैकडोर से सेना के विद्रोही धड़े को सपोर्ट किया गया। आखिरकार 11 सितंबर 1971 को एक मिलिट्री जनरल अगस्तो पिनोशे ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर दिया। अलांदे ने गोली मारकर अपनी जान ले ली। दोस्तों इस तख्ता पलट के बाद अलांदे की पार्टी के सदस्यों को मारा गया। उनके खिलाफ कहीं भी कोई भी प्रदर्शन हुआ तो उसमें लोगों का नरसंहार किया गया। और इन सब के बीच कथित शांति प्रवर्तक अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका उस समय भी खून की नदी में अपने हाथों को धो रहा था। 1 अक्टूबर 1973 को किसिंजर की टेबल पर एक फाइल आई। इंटर अमेरिकन अफेयर सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में पिनोशे के काले कारनामों की जानकारी दी थी। साथ में एक सलाह भी दी थी कि अमेरिका चिली में पिनोशे के अत्याचारों को समर्थन देना बंद कर दे। किसिंजर ने रिपोर्ट पढ़ी और कहा, लेकिन मुझे लगता है हमें अपनी नीति को समझने की जरूरत है। वे कितने भी गलत काम क्यों न करें, चिली का मिलिट्री शासन हमारे लिए अलांदे से कहीं बेहतर है। इसके बाद किसिंजर ने बाद में पिनोशे से मुलाकात भी की और उसे बधाइयां भी दी। पिनोशे ने 1988 तक लगभग 17 सालों तक अपना शासन चलाया। इस दौरान हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा लोकतंत्र के समर्थक लोगों की हत्या करवाई गई। हजारों लोगों को जेलों में ठूसकर यातनाएं दी गई। इसके साथ ही किसिंजर पर और भी अन्य आरोप लगते हैं। किसिंजर ने 1976 में अर्जेंटीना में हुए सैन्य तख्तापलट को सपोर्ट किया था। न सिर्फ सपोर्ट किया था बल्कि अपने मंत्रालय को भी कहा था कि अर्जेंटीना की नई सरकार को चलने में सहायता की जाए। इसके अलावा किसिंजर पर साउथ अफ्रीका की नस्लभेदी सरकार, अंगोला जैसे देशों में सैन्य सरकारों के दमन को समर्थन देने जैसे आरोप भी लगते रहते हैं। दोस्तों अब ये सवाल उठता है कि इतने सारे अपराधों के बाद भी किसिंजर को आज तक सजा क्यों नहीं हुई? दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है किसिंजर अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने अमेरिका की सरकार में रहते हुए पॉलिसीज तय की। जानकारों को कहना है कि अगर किसिंजर को कटघरे में खड़ा किया होता तो सीधे सीधे अमेरिका पर सवाल खड़े होते, उनकी पॉलिसीज को लेकर सवाल पूछे जाते और ये उनकी प्रासंगिकता को मुश्किल में डाल देता। दोस्तों आज के वीडियो में हमने अमेरिका के विवादित नेता हेनरी किसिंजर की बात की। हमने इनकी विदेश नीतियों को बारीकी से जाना। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।